था। आरोप नंबर 4, कई पुलिस अफसर भी इस खेल में शामिल थे। आरोप नंबर 5, ये चुनाव नहीं बल्कि दिखावा था। कि ये चुनाव नहीं दिखावा था, ये चुनाव लोगों के मैंडेट को नजरअंदाज करके मशीन और हरियाणा सरकार के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र का मखौल उड़ा रहे थे, जनभावनाओं के साथ धोखा कर रहे थे और एक ऐसा गुनाह कर रहे थे जिस गुनाह की सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी, इन्हें इस गुनाह की माफी नहीं मिलेगी। अब जो इन्होंने ये परसेंटेज का जो बढ़ाया, बीजेपी 37 सीट्स जीतती है आउट ऑफ 44 और इनका स्ट्राइक रेट इनमें आता है 84.9%। 44 में से 37 जीतने वाली, और वहीं 46 में से केवल 11 सीट जीते हैं, वहां स्ट्राइक रेट आ रहा है 23.91। ये सारे हरियाणा के कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब इन्होंने सिलेक्टेड, सारे हरियाणा में इन्होंने ईवीएम और उसका खेल नहीं किया, इन्होंने सिलेक्टेड इलाकों में किया जहां शहरी आबादी है। हरियाणा कांग्रेस इस पूरे चुनाव को महज धांधली करार दे रही है और चुनाव आयोग के डेटा पर भी लगातार सवाल उठा रही है। लेकिन दूसरी ओर सीएम नयाज सिंह सैनी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण जनता ने उनका सफाया कर दिया। करण दलाल का सुपड़ा साफ कर दिया लोगों ने। जहाँ ते जीत गए मैं तो बोल नहीं रहे, मैं तो कह रहे कहा जी का ठीक है ईवीएम, वो हार गया, वो कह रहा खराब है, लेकिन उसकी तो हालत खराब हुई पड़ी, अभी मार गया कैसे? वो तो राजी हुए बैठे थे, कहा जी सरकार बन रही है, सुपड़ा साफ कर दिया, उनकी गलती नहीं। ईवीएम और बीजेपी की जीत पर कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगा दी है, जिससे इतना तो साफ है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी हरियाणा की सियासत में ईवीएम अभी और लंबे समय तक जिंदा रहने वाली है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, ईवीएम को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर चर्चा हम करते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू प्रवक्ता इनेलो, राजेंद्र जाधव वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं क्योंकि आरोप बीजेपी पर, सरकार पर ही है। बेनीवाल साहब, 2.5 महीने हो चुके हैं चुनाव परिणाम को आज जब हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस कई बार आरोप लगा चुकी है, लेकिन इस बार जो आरोप हैं वो थोड़े अलग हैं क्योंकि इस बार आंकड़ों के साथ आई है कांग्रेस। सीधे तौर पर आरोप ये है कि बीजेपी ने ईवीएम को अपनी दासी बना लिया, आखिर चुनाव को मजाक बना दिया गया। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, करण सिंह दलाल जी या फिर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उसमें सारे ही जो हारे हुए मेंबर थे, इनके कैंडिडेट्स थे, वो सारे उसके कमेटी में लिए गए थे। करण सिंह दलाल को इसका कमेटी का प्रधान बनाया गया था। तो हारे हुए लोग तो क्या कहेंगे, और इससे ज्यादा सारे हारे हुए नहीं है, सभी नहीं हारे। ठीक है, करण दलाल नहीं जीते, लेकिन ऐसा नहीं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सभी सदस्य काफी सारे लोग इसमें हारे हुए लोग थे इस कमेटी के अंदर। तो जो 37 जीते हुए लोग हैं वो आके क्यों नहीं कहते 37 के 37 तक ईवीएम की वजह से हम हार गए या जीत गए? जीतने वाला एक भी आदमी आगे आके ये नहीं कह रहा कि मैं ईवीएम की गलती की वजह से जीत गया। अरे ये भी तो आके कहना चाहिए उन 37 एमएलए को, जो 37 कैंडिडेट इनके जीते हैं, कि भाई हम ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से जीत गए, नहीं तो हम हारने वाले थे। ऐसा एक भी आके नहीं कह रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी आके कहना चाहिए यार ईवीएम की वजह से जीत गया मैं गलती से, मैं तो हारने वाला था, जनता मेरा नाम ही नहीं लेना चाहती थी। तो कैसे ये बेतुके बयान आकर टीवी पर दे रहे हैं? हरियाणा की जनता या देश की जनता कांग्रेस को बुरी तरीके से नकार चुकी है। 2014 से लेके 24 आ गया, लेकिन इनका जब जब बीजेपी जीत रही है लगातार तीसरी बार, तो ये बार बार 14 की बात कर लो, आप 19 की बात कर लो, आज 24 की बात कर लो, हर बार कहते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में आपका सुपड़ा साफ कर रही है, उस टाइम पे तो आप नहीं कहते कि ईवीएम खराब है, वहां पर कौन सेटिंग कर रहा है? तो मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी बोल देना इनका, तो ये कोई तथ्यपूर्ण बातें नहीं है। ये कह रहे हैं कि 44 में से 37 सीटें ऐसी जीत गए हैं जिनमें इनका 84.9% का स्ट्राइक रेट है, और 11 सीटें ऐसी जीते जहां पे 23.91% है। करण सिंह दलाल जी से पूछना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो जीतने का स्ट्राइक रेट था, क्या इनका भी वही स्ट्राइक रेट था? क्या इनकी पलवल की विधानसभा पर कमाल का फैक्ट लेकर के सामने आए हैं, जो जीतेगा उसका अच्छा परसेंटेज होगा, जो हारेगा उसका परसेंटेज गलत होगा, खराब होगा। सीधी सी बातें हैं।
हरियाणा की जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम को पहली बार 1982 में अगर भारत देश में कोई लेकर के आया, केरला के अंदर एक उपचुनाव था, उसमें पहली बार कांग्रेस लेकर के आई, कांग्रेस की सरकार थी केरला के अंदर, और 50 जगह 50 मतदान केंद्र के ऊपर इन लोगों ने ईवीएम मशीन का सेट किया था। तो जब कांग्रेस की सरकार थी 1982 में एक चुनाव था, 50 जगह ही लगाई। तो मैं ये पूछना चाहूंगा प्रवक्ता कांग्रेस से, क्या 1982 में इन्होंने वो 50 की 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम सेट की थी क्या? उसके बाद 1999 में गोवा के अंदर आम चुनाव होता है, तब भी ईवीएम का प्रयोग होता है पहली बार। तब इन्होंने कैसी सेटिंग की होगी? अपनी सेटिंगों के बारे में ये बताएं, क्योंकि अब तो जनादेश आ रहा है। अगर हरियाणा के अंदर 5 सीट इनको लोकसभा में मिल जाए तो जनादेश है जी, जनता ने हमारा समर्थन किया है। 5 सीट हार गए तो जी ये कोई बात नहीं, हो गया, 5-5 की बराबरी आ गई जब तो हमारा मौका बन गया। अब लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा की जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया तो ईवीएम खराब है। अरे जनादेश को मानना पड़ेगा, जो हरियाणा की जनता का मैंडेट है वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये मानने वाले नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में बनेने के लिए, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे बयानबाजी ये लोग करते हैं। ये लोगों तो चुनाव आयोग के पास भी गए थे ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि भाई कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं थी, और 3000 पन्नों का इनको सबमिट भी किया, इनको आंसर उत्तर पत्रिका भी दी गई है। अगर ये उससे सेटिस्फाई नहीं है तो मीडिया में बयान देने की बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके सुनवाई करवाएं कि हमारे पास तो ये पुख्ता सबूत है और ये चुनाव आयोग ये गलत बात कह रहा है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो, लेकिन इनके पास ना कोई सबूत है, सिर्फ बार बार में ईवीएम का रोना ये बार बार करते रहते हैं। मैं ईवीएम के बारे में बात चलिए, मैं कांग्रेस, ठीक है, आप विस्तार से अपना उत्तर दे चुके हैं, अभी आप सुनिए। अग्रवाल जी, हार के सदमे में है, बिना किसी बात के, बिना किसी वजह, बिना किसी ग्राउंड के केवल ईवीएम का रोना रो रही है कांग्रेस हरियाणा में। ज्योति जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और चैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। मैंने बड़े धैर्य से भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनी और उन्होंने कहा कि बाकी जो 37 लोग जीत के आए वो क्यों नहीं आते सामने। मैंने उसको भी सुना। मेरा प्रश्न या मेरा उत्तर मूल रूप से इस बात को लेकर है कि सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज जाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि 5 अक्टूबर को शाम को 7 बजे इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 61.19% पोलिंग हुई हरियाणा में। उसके बाद रात को 11:45 पर सेम डे वो कहता है कि 65.65% वोट हुई, वोटों का आंकड़ा बढ़ गया। और वही इलेक्शन कमीशन 7 अक्टूबर को फिर कह रहा है कि 67.90% की पोलिंग हुई। अब आप इस आंकड़े को देखिए कि अगर हम 5 तारीख के शाम 7 बजे और रात के 11:45 बजे के आंकड़े को देखते हैं तो उसके बीच में 4.46% पोलिंग बढ़ा दी गई। और मैं कहता हूं वहां भी नहीं रुका इलेक्शन कमीशन। 5 तारीख की रात के बाद 7 तारीख को फिर कहता है कि नहीं 67.9% हो गई, यानी 2.25% पोलिंग और बढ़ा दी गई। अगर मैं 5 तारीख के आंकड़ों को चुनाव आयोग के सही आंकड़े मान लूं कि 7 बजे आप पूरा आंकड़ा नहीं दे पाए, आपने पूरा आंकड़ा रात को 11:15 बजे दिया, अगर मैं ये मानकर भी चलूं तो 7 तारीख की रात को जो आपने आंकड़ा दिया उसमें 2.25% वोट बढ़ा। और वो 2.25% का मतलब होता है 4,70,000 वोट बढ़ जाना हरियाणा में। 2,03,54,350 मतदाता था। तो आपने अगर 5 की रात और 7 की रात के बीच में भी 2.25% वोट बढ़ाया तो भी वो 4,70,000 वोट बनता है। वो कहां से बढ़ा? और सबसे बड़ा प्रश्न हमारा इस बात को लेकर है कि जब 6 बजे पोलिंग खत्म होती है उस समय जो लोग बूथ के अंदर रह जाते हैं उनकी ना केवल वीडियोग्राफी होती है बल्कि चुनाव अधिकारियों द्वारा उनको एक पर्ची दी जाती है कि आप जो खड़े हैं लाइन में उनको पर्ची दे दी जाती है कि उसके अलावा कोई और वोट डालने नहीं आए, जिसकी वीडियोग्राफी होती है। उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है कि आपने कितने लोगों को पर्ची दी, कितने लोग लाइन में खड़े थे या कितने लोग नहीं खड़े थे। और उससे पहला प्रश्न हमारा इस बात को लेकर है
कि पोलिंग से पहले दिन जब सिंबल की लोडिंग की जाती है ईवीएम मशीन में, तो यह इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि सबसे पहले ऊपर नेशनल पार्टी जाती है, उसके बाद स्टेट की रीजनल पार्टी आती है, बाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आती हैं और उसकी भी वीडियोग्राफी करनी होती है। आपने पोलिंग से पहले दिन जब सिंबल की लोडिंग करी मशीन के अंदर, आपने उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं की। यही नहीं पता कि जो लोग सिंबल की लोडिंग कर रहे थे वो इलेक्शन कमीशन के लोग थे या वो भाजपा या आरएसएस के खुद के लोग आकर लोडिंग कर रहे थे। आपने उसकी भी कोई वीडियोग्राफी नहीं करी। आपने 6 बजे के बाद जो लाइन में खड़े हैं उसकी भी कोई वीडियोग्राफी नहीं करी। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो अभी हम बता रहे थे परसेंटेज की बात, और भाजपा के प्रवक्ता को बड़ी बुरी लगी। हमारा कहना इस बात को लेकर था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव के लोगों को पता होता है कि मेरे गांव में किस पार्टी का वोट जाता है। अगर वहां पर गड़बड़ कर दी गई तो वहां पर विद्रोह हो जाएगा। 46 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो ग्रामीण हैं, वहां पर आप 37 सीटें हार जाते हो, 11 सीट जीत रहे हो आप। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी कहा था, ये बात जो आज करण सिंह दलाल ने कही है वो बात मैं 2.5 महीने से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं करी। उसने अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर 400 बूथ है तो 400 बूथों पर एडजस्टमेंट नहीं करी। उसने एडजस्टमेंट करी शहरी क्षेत्रों में, जहां 44 सीटें थी शहरी क्षेत्रों की, उसमें से 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और उन 37 सीटों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहां पर इन्होंने एडजस्टमेंट तो 44 में करी, लेकिन बाकी जो 7 सीट रह गई, उन 7 सीटों के अंदर सिर्फ इतना अंतर रहा कि इन्होंने एडजस्टमेंट करी 30 मशीनों में, और ये इन्हें करनी चाहिए थी वो 70 मशीनों में, क्योंकि वहां कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहा था। आपने उसको घटा दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब इलेक्शन कमीशन बार बार अपने आंकड़े बढ़ा रहा है, तो क्या वो ये बताएगा कि नूह जिले की वोट परसेंटेज बाद में घटी क्यों? आपके बाकी हरियाणा के अंदर आप वोट परसेंटेज को बढ़ाते जा रहे हैं। ये बार बार कह रहा हूं मैं इस बात को, ज्योति जी, ये लगभग 6.71% वोट का जो झोल हुआ, हम पहले से कह रहे हैं, ये 14 लाख वोट का झोल है। ये 14 लाख वोट का झोल है। और अगली बात मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए मजे की बात, मैं आपको 2 जिले बताता हूं, एक पंचकुला और एक चरखी दादरी। इन 2 जिलों में 7 तारीख को, सिर्फ 2 जिलों की बात बता रहा हूं, 11% से भी ज्यादा आपने पोलिंग की परसेंटेज को बढ़ा दिया। पंचकुला, चरखी दादरी 5 तारीख को जो आंकड़ा दे रहे हो और जो 7 तारीख की रात को दे रहे हो, आपने वहां पर पोलिंग की परसेंटेज 11% से ज्यादा बढ़ा दी। अब मैं कहता हूं मेरी सारी बातें आप झूठ मान लीजिए, कल्पना मान लीजिए। कम से कम एक चीज तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जिस समय पोलिंग होती है, इतनी जानकारी तो आपको भी होगी कि जब पोलिंग होती है तब जो आदमी अंदर वोट डालने जाता है, वहां 5-6 अधिकारी बैठे होते हैं। एक अधिकारी लिस्ट, आपकी जो वोटर पर्ची है उसको लेता है और लिस्ट के अंदर टिक करता है वो। दूसरा अधिकारी आपकी उंगली के ऊपर निशान लगाता है। तीसरा अधिकारी एक रजिस्टर के अंदर आपका वोट नंबर, आपका नाम, आपका बाप का नाम, आपकी उम्र लिखकर आपके साइन कराता है। तो आपको जो अंदर अधिकारी बैठा है उसको पता है कि अभी जब 11 बजे हैं तो बूथ पर कितने वोट डल चुके हैं। 118 डल चुके हैं, 132 डल चुके हैं या 94 वोट डले। 3 बजे कितने वोट डल चुके हैं। हर बूथ के ऊपर बकायदा एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर में एक वोट लिखी जाती है, वोटर का नाम, उसका बाप का नाम, उसकी उम्र, और जो बूथ संख्या है, बूथ संख्या में वोटर नंबर जो है वोटर नंबर भी लिखा जाता है और कितने वोटर अब तक वोट डाल चुके हैं। जब चुनाव आयोग को 6 बजे आपके एक बूथ पे ये आंकड़ा है कि वोट कितने डल चुके हैं, नंबर ऑफ वोट्स, तो इलेक्शन कमीशन ने नंबर ऑफ वोट्स क्यों नहीं लिखे कि इतने वोट डले हैं हरियाणा में, परसेंटेज क्यों लिखी। अगली बात पे मैं आता हूं कि जब आप वोटों की गिनती करते हैं उस समय आप परसेंटेज नहीं बताते, तब आप बता रहे हैं कि फलाना उम्मीदवार इतने वोटों से आगे है,
फलाना उम्मीदवार इतने वोटों से पीछे है, उस समय परसेंटेज नहीं आती। अब एक देखिए परसेंटेज का एक ड्रामा और देखिए आप, मैं वो बताता हूं। 2,03,54,350 टोटल वोटर था हरियाणा का। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 39.94% वोट मिला। ज्योति जी, ये नोट करने लायक बात है, 39.94% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। आप जो टोटल वोट ये बताते हैं 7 तारीख की रात को 67.9%। अगर आप 2,03,54,350 का 67.9% करेंगे तो वो आएगा 1,38,20,604। और उसका अगर 39.94% निकालेंगे आप तो वो बनेगा 55,19,949। जबकि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 55,48,800 और परसेंटेज में बात करते हैं तो कहते हैं 39.94%। अगर आपकी परसेंटेज सही है तो वोट मिलने चाहिए थे 55,19,949। फिर ये 55,48,800 कैसे मिल गए? ये 29,000 वोट कहां से बढ़ गए थे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब ये एक तरफ तो परसेंटेज बताते हैं पोलिंग वाले दिन, वहां पे नंबर ऑफ वोट नहीं बताते, लेकिन जब गिनती करते हैं तो नंबर ऑफ वोट की करते हैं। अगली बात पे मैं आता हूं। हरियाणा के 90 विधानसभाओं चर्चा में शामिल कर रही हूँ। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी डिफेंड भी कर रही है, पलटवार भी कर रही है। इनेलो का क्या रुख है ये भी जानना जरूरी है। ज्योति जी केवल 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं ज्योति जी कि आप ये देखिए कि होडल में, पलवल में, रेवाड़ी में और फरीदाबाद में, चारों जगह तो मैं आप बता रहा हूं, उसके अलावा अन्य बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर 40-40 मिनट तक स्ट्रांग रूम में रखी हुई ईवीएम मशीनों के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बंद हो जाते हैं, सीसीटीवी की स्क्रीन बंद हो जाती है, लाइटें बंद हो जाती हैं। ये कौन सा खेल है? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर बड़ी बेशर्मी से ये कहते हैं कि हमारी जीत को स्वीकार करो। हम आपकी जीत स्वीकार करते अगर आप जीते होते तो, लेकिन जिस तरीके से चुनाव की गिनती से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि चिंता ना करो, सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनके चीफ सेक्रेटरी तक ये कहते हैं कि सभी इंतजाम हो चुके हैं, डीजीपी पुलिस कहते हैं कि सभी इंतजाम हो चुके हैं। ये किस तरह का खेल हो रहा है? और चलिए, मैं इनेलो को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। सीएम ने जीत का दावा किया था और तमाम पार्टियां ही कर रही थी, आप जानते हैं, केवल अकेले ऐसा नहीं कि सीएम या बीजेपी ने किया। ज्योति जी, जीत का दावा करना अलग बात है। अग्रवाल जी बहुत विस्तार से आंकड़ों के साथ प्रेस वार्ता में जो जो कहा गया लगभग सभी बातें आप कह चुके हैं पैनल पर। अभी आप सुनिए। रेड्डी साहब, कांग्रेस के मुताबिक चुनाव केवल एक मजाक था, ईवीएम ने को बीजेपी ने दासी बना लिया है और वोटों पर डाका डाला गया है। इनेलो का क्या रुख है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों की हम बात करें, अभय चौटाला की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया गया, तब उनकी ओर से मांग की गई कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो हम साथ हैं। ईवीएम पर वो भी डाउट करते नजर आ रहे थे। नहीं, देखिए, ईवीएम पर इनेलो की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई जो कि डाउटफुल बात लगती हो। हाँ, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है। हमने ये जरूर कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को सरकार द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। यदि वो इस तरह के कोई फैक्ट प्रस्तुत करते हैं, इस तरह की कोई बात लेकर के आते हैं, तो उसका जवाबदेही जो है सरकार की बनती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी केवल प्रेस में और टीवी चैनलों के ऊपर बैठ करके ईवीएम को दोषी ठहराने का काम करती है। वास्तव में किसी प्रकार का कोई फैक्ट, किसी प्रकार के कोई तथ्य, किसी प्रकार के कोई दस्तावेज और किसी प्रकार के कोई आंकड़े देश के सामने, प्रदेश के सामने रखने में कामयाब आज तक भी नहीं हुई है। केवल एक लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इस स्लॉट से पहले वाले स्लॉट पर मैं एक चैनल पर डिबेट में ही बैठा था और कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे प्रवक्ता महोदय वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि हमारे हार के 3 कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हमारा कारण है हमारी वोटों का बिखराव। और लगभग ऐसी 18 सीटें कांग्रेस की थी जहां पर इनकी वोटों का बड़ा भारी बिखराव हुआ है
और कई कई कैंडिडेट, इन्हीं के कैंडिडेट निर्दलीय तौर पर खड़े हुए और न उनको मनाने का प्रयास किया गया, न उनको बिठाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण वोटों का बिखरा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के प्रवक्ता के उनके शब्द है, उनके कहे गए शब्द है। दूसरा उन्होंने बताया हमारी हार का जो कारण है हमारी आपस की फूट, आपस का झगड़ा। मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बात मानी। और तीसरे नंबर पर आती है ईवीएम पर हमें डाउट है, वो भी हो सकता है। तो इन बातों से यह लगता है कि ईवीएम ये तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और इनका मुख्य कारण, सबसे प्रमुख कारण, और मैं तो कहता हूं एक ही कारण, बाकी खत्म बात, इनका जो वोटों का बिखराव था, जिनको ये संभालने में नाकामयाब रहे, वो इनकी हार का एक कारण है। जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे भाई यहां पर, उस प्रवक्ता ने यह भी माना कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी ही नहीं, जिसके अध्यक्ष कर्ण दलाल हैं। हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में 3 व्यक्तियों की बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। ये तो केवल और केवल हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए, जिसको हम कोर्ट में प्रस्तुत करके उसके लिए बनाई गई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें जिसके चेयरमैन करण सिंह दलाल जी हैं, उन्होंने कहा चुनाव में धांधली हुई है और आंकड़ों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। जब आंकड़ों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है, तो आखिर ये दिनेश अग्रवाल जी एक एक आंकड़ा कहां से लेकर के आए हैं? ये क्या ये आंकड़े तोड़े मरोड़े गए हैं या ये आंकड़े सही दे रहे हैं? अगर ये आंकड़े तोड़े मरोड़े फाइंडिंग कमेटी ने फाइंड किए हैं आंकड़े, और चुनाव आयोग से जो डाटा अभी तक अपलोड किया गया के वहां से उठाया गया के जो 5 तारीख को और 7 तारीख को जो अंतर कांग्रेस के मुताबिक था, और था भी अंतर तो था कि कांग्रेस हालांकि इसे गलत कह रही कि गलत था, उसे लेकर ये अंतर निकाल रहे हैं कि टोटल वोटर्स इतने हैं, टोटल इतना % वोट हुआ है, तो उसके हिसाब से बीजेपी को कितने वोट मिलने चाहिए। वोटों की संख्या अपलोड क्यों नहीं की गई, इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। केवल वोट फीसदी क्यों अपलोड किया गया है? तो ये कांग्रेस जो आंकड़े पेश कर रही है चुनाव आयोग पर जो अपलोड किए गए हैं, उन्हीं आंकड़ों पर होमवर्क करके पेश कर रही है आंकड़े। हाँ ज्योति जी, देखिए जो आंकड़े पेश किए गए हैं उन्होंने अपना होमवर्क किया है। वो आंकड़े जो परसेंटेज का जो डिफरेंस ये बता रहे हैं या हमारा इलेक्शन कमीशन बता रहा है, ये जो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज है, जो 7 बजे का परसेंटेज दिया इन्होंने, फिर उसके बाद ये जो ना 11 बजे का देते हैं रात का, और फिर 7 तारीख का जो परसेंटेज देने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा, अगर हमारे दिनेश अग्रवाल भाई कभी काउंटिंग में अंदर बैठे हों तो जरूर इनको इस बात का पता होगा। मैं अनेकों बार काउंटिंग में अंदर बैठ चुका हूं। वहां पर जो टेबल्स लगे होते हैं, कहीं 10 टेबल है, कहीं 12 है, कहीं 15 है, कहीं 20 18 है, हॉल की कैपेसिटी के अनुसार टेबल लगते हैं, और जो हर टेबल के ऊपर काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग टेबल पर हर पार्टी का कैंडिडेट होता है, वहां पर उसका एजेंट बैठा, काउंटिंग एजेंट बैठे होते हैं, और वो काउंटिंग एजेंट स्क्रीन के ऊपर उनको दिखाया जाता है। नंबर 1 बात, जो प्रेजाइडिंग अफसर काउंटिंग वाला बैठा है वो उनको आंकड़े नोट करवाने का काम करता है, मशीन में ऐसे दिखाता है कि देखो भाई इनेलो के इतने आगे, कांग्रेस के इतने आगे, बीजेपी के इतने आगे, और फिर वो काउंटिंग एजेंट जो है ना टैली करता है जो स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, और जो स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं और जो प्रेजाइडिंग अफसर बताता है, उसके बाद उनको असेंबल कर करके सभी को इकट्ठा करके टोटल करके वहां का जो काउंटिंग ऑफिसर बैठा है, अधिकारी बैठा है, जो एसडीएम से अबो रैंक के होते हैं मोस्टली, वो फिर उनको डिक्लेरेशन करता है। वहां की काउंटिंग में और उसकी डिक्लेरेशन में भी कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। ये हार्ड फैक्ट है। 5 मिनट भी लग जाए, 7 भी लग जाए, 10 भी लग जाए, वो जबकि इलेक्ट्रॉनिक होता है फिर भी उसमें टाइम लगता है। एक ही हॉल के अंदर 14 टेबलों का भी टाइम लगता है। पूरे हरियाणा का डाटा कैलकुलेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आखिर हर हॉल का, हर काउंटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, फिर इलेक्शन कमीशन पूरे को उसको टोटल मारेंगे, टोटल करके उसके परसेंटेज निकालेंगे, और फिर वो उसको पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करने से पहले उसको चेक बैक भी करेंगे कि कहीं कोई गलत एंट्री ना होगी हो, कोई डाटा गलत एंटर ना होगा हो। सभी से कंफर्मेशन भी वो अवश्य लेते होंगे, ये मेरी कल्पना है।
कि वो कंफर्मेशन लेते होंगे हर प्रिजाइडिंग अफसर से कि आपका ये डाटा हमारे पास है। उसके बाद उसको कंसोलिडेट करके वो पब्लिश करने का काम करते हैं, नंबर एक बात। तो इसमें इस प्रोसेस में टाइम लगता है। आपके चैनल के ऊपर हम काउंटिंग में देखते हैं, आपका चैनल पहले दिखा देता है, और जो इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक डाटा आता है उसके आने में भी यदि वो इलेक्शन कमीशन की साइट का 3 बजे का डाटा दिखा रहे हैं 5 बजे तक, और आप 5 बजे का डाटा 5:15 दिखा देते हो, वहां भी 2-3 घंटे का डिफरेंस आ ही जाता है। तो ये जो डिफरेंस बता रहे हैं कि 7 बजे का आंकड़ा अलग, 11 बजे का आंकड़ा अलग, मैं इसमें कोई शंक जाहिर नहीं करता, कोई इसमें मैं गलत नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि इसके एक प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लग जाता है, और कहीं कहीं तो वोटिंग भी देर तक होती है, टाइम लाइनें लंबी होती है, 8-8, 9-9 बजे तक भी वोटिंग होती है। उसका आंकड़ा निश्चित तौर पर बाद में ही आता है, और बाद में उसको जो है ना ऐसे इकट्ठा करके टोटल करके उसके देने में उसमें टाइम लग जाता है। ये इसके इसी आधार पर यदि आप कहते हैं कि ये गलत है, तो ये गलत इसी आधार पर होना गलत नहीं हो सकता, ना ही इसको गलत मानना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा पुलिस प्रशासन भी इनके खिलाफ थी। अगर पुलिस प्रशासन खिलाफ थी और ये कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे को 44 में से 37 सीट शहरी क्षेत्र में 44 में से 37 सीट भारतीय जनता को पार्टी मिलती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 46 में से 11 ही ले पाती है, और स्ट्राइक रेट का बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएशन यहां पर आया हुआ है। यस, वेरिएशन आया हुआ है। नंबर 1 तो बात यह है मेरे भाई, ग्रामीण क्षेत्र में हर सीट के ऊपर आपकी वोटों का जो बिखराव था, उसके कारण आप जो है ना वहां पर इतनी वोट नहीं ले पाए हो, पीछे रहे हो, और शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वोट का इतना ज्यादा बिखराव नहीं था। दूसरी बात देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं कोई बीजेपी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। बीजेपी की 2019 सरकार हारी, मोस्टली मंत्री हार गए थे। ठीक है, आपने तो बीजेपी से भी ज्यादा अच्छा बचाव किया बीजेपी का। फिर आप कह रहे हैं बीजेपी की साइड नहीं ले रहे। अच्छा, शुरुआत में जो सवाल मैंने पूछा कि अभय ने कहा कि अभय ने 18 दिसंबर को अभय ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से दिक्कत नहीं है, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो आपके नेता ने कहा था, तभी मैंने प्रश्न आपसे पूछा था। मैं जादौन जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ, उसके बाद पंकज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अग्रवाल जी को भी काउंटर में कुछ कहना है। जादौन साहब, क्या इन आंकड़ों में, इन आरोपों में कोई दम है जो आज चंडीगढ़ में करण दलाल की ओर से दिए गए हैं ईवीएम को लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है कि उन्होंने जो अभी वो कह रहे हैं ये तो अंतरिम रिपोर्ट है, अभी फाइनल रिपोर्ट तो आना बाकी है, अभी उनका अध्ययन जारी है। पर उन्होंने कहा है कि हमने जो है इसमें कुछ भी अपनी तरफ से ना जोड़ा है ना घटाया, जो चुनाव आयोग ने कहा है, और जो एक तरह से चुनाव की जो कोड ऑफ कंडक्ट कहिए या जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, और या फिर उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको लेकर ही उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा जी पहले तो 7 बजे जो है 5 जून को ये उन्होंने परसेंटेज बता दिया, फिर 12 बजे ये बता दिया, और उसके साथ उन्होंने जो पॉल्ड वोट है उनकी संख्या नहीं बताई, और फिर बाद में जो उन्होंने परसेंटेज बताया, फिर आगे जो परसेंटेज बताया उसके हिसाब से जो पॉल्ड वोट बीजेपी के लिए है उसमें मिसमैच है। एक तरफ आ रहा है, वो बता रहे हैं कि 55,19,000, एक तरफ फिर बाद में बता रहे हैं 55,48,000। तो उन्होंने कहा भाई ये मिसमैच क्यों है? एक तो उन्होंने ये आधार बनाया, दूसरे उन्होंने बनाया कि 6 बजे तक जो पोलिंग समाप्त हो जाती है, लेकिन उस समय तक जो लोग पोलिंग बूथ पर लाइन में होते हैं उनको पर्ची दे के और जो सीसीटीवी जो कैमरे में उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो वो क्यों नहीं हुई? उन्होंने जो सवाल रेज किए हैं वो एक तरह से ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, उनका कहना है कि ये सब कारणों से ये बहुत डाउटफुल हो गया। दूसरे उन्होंने कहा वही सिंबल लोडिंग में कि नेशनल पार्टी के सिंबल लोडिंग होने चाहिए, पर निर्दलीय का हो रहा है पहले। तो ये जो उन्होंने कुछ तकनीकी बातें उठाई हैं उसके आधार पर ही वो कुछ कह रहे हैं। दूसरे ये जो एक सवाल और उन्होंने उठाया कि ये जो उस समय काउंटिंग के समय भी जो है जिस तरह से उसका जो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उसमें भी कोई कमी नहीं, ऐसे तकनीकी मुद्दे उठाते हैं उन्होंने जो है मिसमैच। एक उन्होंने कहा कि जो उन्होंने गड़बड़ियां की है वो शहरी क्षेत्र में की है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं की। और अगर मान लीजिए पूरे प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ा
तो फिर नूह में क्यों नहीं बढ़ा, वहां तो घट गया। एक तकनीकी मुद्दा ये उठाया है उन्होंने, तो ये इस तरह से उठाया है। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे से प्रोसीजर को आप ईवीएम को छोड़िए, अगर आपका प्रोसीजर ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं समझता हूं कि फिर उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। लेकिन अगर मान लीजिए आपके आंकड़े और प्रोसीजर में कहीं कोई कमियां हैं, तो फिर सवाल खड़े होंगे और उनका जवाब तो चुनाव आयोग को देना है। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल की बजाय चुनाव आयोग क्या कर रहा है, किस तरह से उसका काम करने का तरीका है, उसको फुलफिल करना चाहिए, उसको परफेक्शन लाना चाहिए कि भाई अपोजिशन पार्टी जो मैन अपोजिशन प्रिंसिपल पार्टी है उसको कोई क्वेश्चन रेज करने का मौका ना मिले, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए और और संदेह से मुक्त होनी चाहिए। अब अगर ये संदेह इस तरह के आंकड़े परसेंटेज दे दिया, आंकड़े नहीं दिए, पोल वोट की संख्या नहीं दी, बाद में परसेंटेज के हिसाब से पोल वोट ज्यादा निकल रहे हैं और आयोग कम बता रहा है, तो ये सारे कुछ तकनीकी मामले हैं जो कहीं ना कहीं उस पर फिर ध्यान आकर्षित करते हैं। हुआ ना हुआ वो तो एक अलग बात है, और ध्यान आकर्षित करते हैं और वो कहते हैं ये तो अभी अंतिम रिपोर्ट है, अभी हम फाइनल रिपोर्ट भी लाएंगे। तो अब देखते हैं कि वो फाइनल रिपोर्ट में क्या लेके आते हैं। अभी तक तो वो प्रोसीजर जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसकी खामियां ही उन्होंने बताई है और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए कि कुछ एरियाज में परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ गया, कई चीज में घट गया, तो ऐसा कैसे हुआ। तो इस तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इस पर उनको एक संतोषजनक जवाब देना चाहिए कि ये इस कारण से हुआ। और अगर मान लो जो पार्टी मांग करती है कि ऐसी खामियां भविष्य में न रखी जाए, तो मैं समझता हूं कि भाई ठीक है, लोकतंत्र में सभी को संतुष्ट करने की एक नीति और सिद्धांत के तहत आप उन कमियों को दूर कीजिए। आगे से फिर वो कमियां ना रहे कि लोग सवाल उठाएं, ईवीएम पर ही दोष डालें और अपनी पार्टी की कमियों को छोड़ दें। तो ये ऐसा है कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही बीजेपी से भी मेरा सवाल, पंकज जी, जब कांग्रेस आंकड़ों के साथ जो कि चुनाव आयोग पर अपलोड किए गए हैं उन आंकड़ों के साथ बीजेपी को घेर रही है, तो केवल इतना कह देना कि कांग्रेस की बौखलाहट है, क्या ये काफी है? क्या ये संतोषजनक उत्तर है, बजाय कि आंकड़ों के साथ उत्तर देने में पलटवार करने? इलेक्शन कमीशन ने पूरा डाटा का डाटा सारी वेबसाइट पे डाला हुआ है। नहीं, अभी तक कितने वोट गिरे, वोटिंग कितनी हुई, ये संख्या नहीं बताई गई है। कांग्रेस ने इस बात को उठाया कि केवल वोट परसेंट बताया गया है। अब कांग्रेस का ये कहना है 2.5 महीने हो चुके हैं चुनाव हुए, वोट कितने हुए, किस हल्के में कितनी वोटिंग हुई, ये जानकारी क्यों नहीं दी गई है। टोटल जो वोट हुआ उसका परसेंटेज अगर निकालें और बीजेपी को जितना फीसद मिला उसके हिसाब से भी करीब 28,000 वोट मिसमैच हो रहे हैं। दूसरे जिलों के वोट बढ़े हैं, क्या वजह है? नूह को लेकर भी पूछ रहे हैं, नूह का वोट परसेंट गिरा के। तो ये इन बातों का जवाब अगर आप दें कि वो केवल ये कह देना कि बौखलाहट है, सदमे में है, मातम में है, क्या ये काफी है? बिल्कुल ज्योति जी, ये बात तो हर बार कही जाएगी कि ये लोग बौखलाहट है, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देना और जो आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना, जो कि कांग्रेस आज हरियाणा की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि लोग वोट डाल रहे थे, बीप की आवाज नहीं आ रही थी। करण सिंह दलाल का बयान मैं अभी सुन रहा था। बीप की आवाज ना सुने बिना कोई भी वोटर बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई पार्टी वाला वहां से जाने देता, क्योंकि सारे पार्टी वाले वहां बैठे रहते हैं और हम भी वोट डाल के आते हैं, हम खुद सुनते हैं और वहां पर वीवीपैट से भी मिलान होता है। अपना सामने देख सकते हैं कि हमने वोट डाली, बीप की आवाज आई, कमल के निशान पे डाला तो कमल का आया, हाथ पे डाला तो हाथ का आया। आजकल हर एक इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, सबको पता होता है कि मैंने वोट कहां डाला है और किसके सामने की बत्ती जली है। अगर वो ना जले और जिसने वोट डाला है कमल के निशान पर, कमल की जगह हाथ का निशान दबा आ जाए, वह चिल्लाएगा, वो झगड़ा करेगा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मशीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा खुद वोट करेगा। ऐसा कोई भला आदमी नहीं होगा या ऐसा कोई सोचता नहीं होगा कि निशान तो पंजे का दबाया और कमल का दब गया, पत्ती भी कमल के आगे, चलो मैं चुपचाप भाग। तो इनेलो का चश्मा दबाना था, लेकिन भाई दब गया यहाँ पर हाथ का निशान, मैं तो अब झगड़ा क्यों नहीं करूं। सब झगड़ा करेंगे, हर एक इंसान की प्रवृत्ति होती है। जो करण सिंह दलाल या फिर आज यहाँ पर टीवी पर चिल्ला रहे हैं, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वहां पर वोटर भी चिल्ला सकता था, वोटर भी झगड़ा कर सकता था, वोटर भी आपत्ति कर सकता था, लेकिन एक भी वोटर ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। मैंने जिस पर बटन दबाया उसका ही सामने बटन दब के आया और वही वीवीपैट से मिलान हुआ। ये सारी प्रक्रिया वहां पर चल रही थी, लेकिन इनका ये कह देना कि ऐसा हो गया। इन्होंने ये भी कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो जो आपका जो केंद्र होता है, इस केंद्र के बारे में सारी बातें दिनेश जी ने बताई, लेकिन ये बताना भूल गए कि इनकी भी पार्टी के लोग उसमें बैठे रहे होंगे।
उस कैबिनेट के अंदर बैठे होंगे, उस रूम के अंदर बैठे होंगे जहां पर वोट पड़ रही थी। इनके एक भी बूथ एजेंट ने क्या वहां पर आपत्ति दर्ज कराई? क्या एक भी बूथ एजेंट ने अगर आपत्ति दर्ज कराई हो तो अभी टीवी लाइन पर ले लें, अपने फोन से अटैच करें कि भाई ये फला बूथ का ये बूथ एजेंट है, इसने वहां पर आपत्ति दर्ज कराई, फिर इसने ये कहा था कि यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही या यहां पर बीप की आवाज नहीं आ रही। खाली टीवी पर बैठ हम क्यों कह रहे हैं? हम तथ्यों के आधार पर इसलिए कह रहे हैं कि ना तो एक भी वोटर ये सामने आया पूरे हरियाणा के अंदर कि भाई मैंने वोट तो कमल के निशान पर डाला और गलती से वो कांग्रेस का निशान बटन सबके सामने आ गया। मैंने तो राव नरवीर जी को वोट दबाई थी लेकिन ये वर्धन की दब गई। ऐसा आज तक एक भी वोटर सामने नहीं आया। ये कांग्रेस की बौखलाहट क्यों ना कहें, हम जरूर कहेंगे, क्योंकि ये लोग अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आ रहे। और दिनेश जी मैं आपको टाइम देता हूं, अभी डिबेट में शायद 15-20 मिनट का टाइम है। एक बूथ एजेंट को जोड़ देना जो ये कह दे कि ये सारी जो आज कर्ण सिंह दलाल बातें कर रहे थे, ये बूथ जो आपकी बूथ मैनेजमेंट का हिस्सा थे, उन लोगों ने ये चीजें देखी हैं, बीप की निशान नहीं आई। उस वोटर का नाम बताएं, उस वोटर को सामने लेके जाएं, भाई इसका जब वोट डला था तब बीप की निशान, बीप की आवाज नहीं आई। क्या क्यों झूठे आरोप लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन इनको स्पष्ट तरीके से संतुष्ट कर चुका है। अगर ये संतुष्ट नहीं है तो मैं कह रहा हूं, पहले वक्तव्य में भी कहा, ये लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, कोर्ट तक पहुंचे अपने सारे सबूत लेकर के। और जो बात कर रहे हैं कि भाई इतनी वोट परसेंटेज पड़ गई, इतनी वोट ग्रामीण हिस्सा में नहीं पड़ी, हम वो लोग हैं जीतने के बाद भी अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं और ये आज भी ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहे हैं, आज भी ईवीएम का रोना रो रहे हैं। आगे बढ़ने प्रोग्रेसिव कांग्रेस के लोग नहीं है, ना ही कांग्रेस की पार्टी प्रोग्रेसिव तरीके से काम करती है। अपना सीएलपी लीडर बनाने की बजाय इन बाकी बातों में ये लगे हुए हैं। ना तो इनको हरियाणा की जनता से कुछ लेना देना है, ना हरियाणा के मुद्दों से कुछ मतलब है, ना हरियाणा के किसानों से कुछ मतलब है। इनको ये तो सीएम बनाने की तैयारी में थे बेनीवाल जी। ये तो सीएम बनाने की तैयारी में थे, अब सीएलपी लीडर बनाना पड़ रहा है, बना भी नहीं पा रहे। हालांकि बात ठीक है आपकी, कमाल कर रहे हैं आप ज्योति जी। चुनाव से पहले 5-5 सीएम थे इनके पास। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, तभी मैं कह रही हूँ। हाँ, जब 5-5 मुख्यमंत्री इनके घूमते थे अपनी चिट्ठी अपने जेब में लेकर के कि मैं मुख्यमंत्री, लेकिन आज एक सीएलपी लीडर ये लोग नहीं बना पा रहे। और सीएलपी लीडर बनाने के लिए कमाल की बात की है, मजाक की नहीं, कमाल की बात की है। ना तो ईवीएम की जरूरत है, ना बैलेट पेपर की जरूरत है। फिर वहां पर बैठकर आपको एक डिसीजन लेना है कि ये हमारा लीडर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन ये होगा, ये आगे से हरियाणा की जनता। हाँ, कांग्रेस उसमें भी पिछड़ रही है, इसमें कोई राय नहीं है। ये लोग काम करके खुशी नहीं है। मेरा एक सलाह है इनको कि ईवीएम पे ठीकरा ना छोड़े, ईवीएम को बदलने की बजाय एक बार राहुल गांधी को बदल के देखें अपनी पार्टी से। आप लोग गांधी परिवार से हटे कांग्रेस तो शायद जनता आप पर भरोसा कर ले, क्योंकि जब तक आप एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, ना तो देश की जनता ना हरियाणा की जनता कभी आप लोगों के साथ नहीं आएगी। 2014 से आपका दामन छोड़ दिया है, देश ने भी प्रदेश ने भी आपको नकार दिया। अच्छा, एक सवाल आपने पूछा, मैं उसका उत्तर दिनेश जी से लेती हूँ। क्या किसी वोटर ने कहा कि मैंने वोट किया लेकिन बीप की आवाज नहीं आई? कोई शिकायत ऐसी आई? आपके किसी बूथ एजेंट ने शिकायत की? वो वीडियोग्राफी को लेकर जो आप कह रहे हैं, कोई बूथ एजेंट ऐसा सामने आया हो? ज्योति जी, और मैं कह रहा हूं कि बेनीवाल जी को और समय देना है तो और दे दो, लेकिन बीच में इंटरप्ट ना कर। मैं खुद वोटर था, मैंने वोट डाला, मैंने जिस बूथ पे वोट डाला बीप की आवाज नहीं आई। मैंने प्रिजाइडिंग अफसर से कहा बीप की आवाज नहीं आई, उन्होंने कहा वेट कीजिए। मैंने जब वेट करी तो वीवीपैट की मशीन में से पर्ची कटकर गिरी नीचे मेरे सामने, लेकिन बीप की आवाज नहीं आई, पर्ची गिरी। वीवीपैट संतुष्ट हो गया कि हाँ कांग्रेस को ही वोट हुआ फिर आपका? आप सुनिए, बिल्कुल। जब मैंने देख लिया कि मेरा वोट हाथ के निशान का पर्ची कट के गिरी है नीचे, अब मैं वहां से बाहर निकला, लेकिन बीप की आवाज नहीं थी। लेकिन मैं जो क्या इन्होंने बाहर आकर मीडिया के सामने को बयान दिया? अरे भैया, क्या आप मीडिया के सामने आए? क्या आपने वहां रिकॉर्डिंग की? क्या? अरे भाषण नहीं, आपसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं। अगर आपके ही सामने बीप की आवाज नहीं आई थी तो आप गए थे क्या? अरे आपने वहां पर हंगामा किया क्या? आप मीडिया को लेकर के अंदर पहुंचे क्या कि इस सेंटर पे गड़बड़ी हो रही है? आप पहुंचे क्या? चिल्लाए ना, चिल्ली करने से कुछ नहीं होगा। आज आपका झूठ न्यूज के माध्यम से पता चल गया। अरे सुन ले, मैं ये कह रहा हूं
तमीज से बात करो दिनेश जी। के अंदर 711 दिनेश जी वोट नहीं आपको गिने टी गए। लगा के बात की जा रही है, तमीज से अरे बात करें। गल्ले सुन ले टीवी जरा। पे बैठ के ये क्या भाषा है? इनकी ऑडियो डाउन कीजिए, दिनेश लेकिन- अग्रवाल की ऑडियो डाउन लेकिन ये कीजिए। नहीं करेंगे। दिनेश लेकिन अग्रवाल गलत तमीज तरीके से की भाषा प्रयोग सलीके नहीं से करने बात देंगे करनी है आपको। तो हरियाणा न्यूज पर आया कीजिए। जिन शब्दों दिनेश का जी, आप आप इस्तेमाल, बहुत बदतमीजी से बात पंकज जी करते हैं। सुनिए, अभी ये शब्द जो आपने बोले उनके लिए आप माफी मांगेंगे? अगर आप माफी मांगेंगे तो डिबेट में रहिएगा, और माफी नहीं मांगनी, आपको खेद नहीं तो डिबेट से आप जा सकते हैं। इनकी ऑडियो उठाइए अभी। बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी से जवाब मिलेगा। नहीं, कोई बदतमीजी नहीं की हुई आपके साथ, आप बदतमीजी कर रहे हैं। कोई बदतमीजी आपकी नहीं। बोलचाल मेरी का डिबेट नहीं है। में, मेरे आप मेरे पैनल पर कोई नहीं, किसी को नहीं अलाउ किया जाता, चुनेंगे किसी को नहीं अलाउ किया जाता। तू तलाक की भाषा नहीं सुनेंगे आपसे हम यहाँ बैठ करके। इनको किसने अधिकार गलत दिया का मेरी प्रयोग पार्टी ना का मैं नेता चुनने सुनूंगा का? ना मैं करने दूंगा किसी किसने को। दिया इनको अधिकार? अरे आपको मैं बोल, अरे तुम वही लोग हो, आप तुम किस नहीं वही बोले? लोग हो। राव मैं इंद्र आपकी जी आवाज के सुनने CM नहीं दूंगा बनना किसी को चाहता भी। था। क्या बकवास कर रहे हैं अनिल आप? भी CM बनना काम का चाहता टीवी था। पे बैठ के हमेशा चिल्लम करने लग जाते शर्मा भी CM हैं। बनना दिनेश चाहता जी था। आपको अपने शब्दों अरे की मेरे मर्यादा बोलने- रखनी पड़ेगी। मैं अगर आप तुम्हारी- अपने शब्दों की मर्यादा ज्योति जी, नहीं मैं रख इनके सकते बीच तो में आपको एक टीवी सेकंड पे ना नहीं पंकज जी की ऑडियो डाउन कीजिए एक बार। मैं इनके बीच में दिनेश नहीं अग्रवाल जी, बोलूंगा, चुप अगर आप बीच में नहीं बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तू तड़ाक करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मेरी पार्टी- इसका मतलब ये मेरी नहीं कि पार्टी आप तू तड़ाक करेंगे। इनको किसने इसका मतलब ये अधिकार नहीं कि दिया आप मेरी गालियां पार्टी देंगे का डिबेट में। नेता चुनने का? आप तमीज से पेश आया कीजिए डिबेट में अगर आते हैं तो। हक इनको किसने दिया? आप सुन रहे हैं, अगर आपको ये ढंग से कौन बात करनी है, होते हैं? सलीके से बात करनी है, शब्दों की मर्यादा का अगर आपको ध्यान रखना है नहीं, तो आप मेरा- डिबेट में जुड़ा आप एक कीजिए। बात बताइए, मेरी पार्टी का नेता कौन होगा? उसका अधिकार इनको तो किसने दिया? आप इनसे गलत तरीके इनको से बात नहीं कर किसने सकते। दिया अधिकार? प्रवक्ता है आप पार्टी के, मैं आपको कह रहा हूं, बोलने मेरी आपको पार्टी बोलने का ढंग नेता पता है कौन नहीं पता है? होगा? अरे हट जाओ ना तुम मोदी से, लाओ ना ऑडियो डाउन कीजिए इनकी। आपकी हर बार की ये कहानी दिनेश अग्रवाल जी, तमीज से बात करनी हो तो डिबेट में आ कीजिए, मत आ कीजिए अगर ऐसी बात करनी है। रेडो साहब बोले। देखिए, राजेंद्र यादव जी ने जो कर्ण दलाल की कुछ बातों को दोहराने का काम किया और टेक्निकल इश्यूज जो इन्होंने उठाने का काम किया, मैं म्यूट वीडियो करवाया काफी है बड़ी दिनेश जी चली आपको, थी, जब नहीं तक आप हुई इसी है, तरीके से वीडियो बात आप करेंगे बता आपको अनम्यूट दीजिए। नहीं किया जाएगा। बोलिए आप रेडो साहब। हाँ, और हाँ, जो जो टेक्निकल या बातें हैं, जो एक प्रोसेस होता है वोटिंग का, यदि वहां कहीं कोई किसी प्रकार की कमी रही है तो निश्चित तौर पर उनको दूर किया जाना चाहिए, और जो कमियां रह गई है उसका भी स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए, क्या वास्तव में वो कमी रही है या नहीं रही है। वैसे ही उसको इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और यदि ये कमी रही तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर उन कमियों को दुरुस्त करके चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, ज्योति जी देखिए, ये कुछ भी कहे, ये कह रहे हैं कि बीप की आवाज नहीं आई, मैंने वोटिंग की, पर्ची तो आ गई, कांग्रेस को वोट भी चली गई, लेकिन बीप की आवाज नहीं आई। तो मेरा प्रश्न ये बनता है यहाँ पर ज्योति जी कि जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं पार्टी के, और वो भी एक बड़े ही तेज तर्रार प्रवक्ता है, अगर वो भी ठीक से अपनी वोटिंग नहीं करवा पाए हैं तो फिर काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? फिर कहां लड़ाई लड़ेंगे? कहां ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जब दिनेश अग्रवाल जैसे तेज तर्रार प्रवक्ता और उनकी वोटिंग सही से नहीं हो पा रही है, और वो उसी टाइम एन मौके पर अपनी शिकायत दर्ज करवा भी देते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है और उस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ये साफ लगता है कि ये खामखा की बातें बनाने का काम कर रहे हैं। ज्योति जी, मैंने बार बार इनसे कहा है, हमारे कांग्रेस वाले साथियों से, मैं 2 जिलों से तो डायरेक्ट संबंध देती हूं। जींद जिला है मेरा, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है। सोनीपत का मैं कई वर्षों से प्रभारी रहा हूं पार्टी का, 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी उठ बैठ भी है और सभी को मैं जानता भी हूं। 11 कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है। 11 कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई 11 बूथ आप मुझे ये बता दीजिए कि यहां पर हमारे को 50 वोट मिली थी और हमारे को 5 मिली, या हमारे को 500 मिलनी चाहिए थी, हमारे को 50 मिली, और उन 500 वोटरों को इकट्ठा करके हमारे को बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे और उनको प्रेस के सामने लाइए ताकि प्रदेश की जनता सच्चाई जान सके। ये कोई सबूत नहीं दे रहे, कोई बेसिक आधार नहीं ले रहे हैं, बस एक प्रेस पर बैठ करके ये बात कह देते हैं कि ईवीएम ने हमारे को हराने का काम किया। और इनके अलाइज जो है, इनके जो सहयोगी हैं, अब तो उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे भाइयों, तुम इस ईवीएम का राग अलापना छोड़ दो, नहीं तो जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है वो भी गलत बनी है।
टीएमसी ने भी कहना शुरू कर दिया कि आप ईवीएम का राग लापना छोड़ दीजिए, नहीं तो ममता बनर्जी के ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो ये इनके अलायंस भी इनको छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। 2.5 महीने तक वही बात बार बार दोहरा रहे हैं, वही बात बार बार दोहरा रहे हैं। असली कारण मैंने इनको बता दिया, ये मेरा कारण बता हुआ, मान ही नहीं रहे हैं। इनकी जो वोटों का बिखराव हुआ था वो सबसे बड़ा कारण था। बिखराव का कारण अनुशासनहीनता थी और अनुशासनहीनता के कारण ही ये सब कुछ इनकी बातें बनी है। मेन कारण इनका ये है, इसके ऊपर ये जा नहीं रहे हैं और इधर उधर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कभी पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, कभी ईवीएम पर लगाने का काम करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर लगाने का काम करते हैं, कभी कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह जो इलेक्शन कमीशन में तीसरा जो कमिश्नर था वो अलग से क्यों लिया गया, प्रधानमंत्री की पसंद का क्यों लिया गया। तो इसका मतलब जो प्रधानमंत्री ने बिठाया जो तीसरा जो कमिश्नर था वो यानी कि भ्रष्ट है, यानी कि बायस्ड है, वो उसमें अपनी कोई नैतिकता नहीं है, उसकी कोई मॉरल वैल्यूज उसकी अपनी नहीं है। तो इस तरह के सारे जो इल्जाम कांग्रेस वाले लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए कि भाई हमारे को तो जनता जिताना चाह रही थी, बीजेपी ने कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाले करके हमारे को हराने का काम किया गया। जबकि सच्चाई यह है कि जनता तो इनको जिताना चाहती थी ज्योति जी, लेकिन इनका आपस का जो फूट थी, इनका जो बिखराव था, वोटों का जो बिखराव हुआ, इनका बड़बोलापन हुआ, इनका घमंड हुआ, उस सब के कारण ये हार हुई इनकी। और अब जनता का इनसे मोहभंग हो गया, अब जनता इनको गले लगाने वाली नहीं है। ठीक है दिनेश जी, केवल बीजेपी ही नहीं, इनेलो भी आपके तमाम आरोपों का खंडन कर रही, कोई दम नहीं इन आरोपों में, इनेलो के मुताबिक। सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि इनेलो के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, अभी इन्होंने इसी डिबेट के दौरान ये कहा कि जो काउंटिंग मशीनें लगती हैं, कहीं 12 लगती हैं, कहीं 18 लगती हैं, कहीं 20 लगती हैं, और इन्होंने कहा कि मैं अनेक बार काउंटिंग में गया हूं। सबसे पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये कभी काउंटिंग में गए ही नहीं, क्योंकि पूरे देश के अंदर कहीं भी जहां भी काउंटिंग होती है, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, 14 टेबल लगती है, ना कहीं 13 लगती ना 15 लगती, 14 टेबल लगती है। मैं बूथ का एजेंट रहा हूं, पोलिंग का एजेंट रहा हूं, काउंटिंग का एजेंट रहा हूं, इलेक्शन एजेंट रहा हूं, मैंने सारी जिम्मेवारियां निभा रखी हैं। और जिस काउंटिंग की ये बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि काउंटिंग के दौरान 14 टेबलों पर 14 मशीन आती है, लेकिन आप ये देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा कहने का भाव यह है कि जब आप 6 बजे वोट डलनी बंद हो जाती है, उस समय किसी बूथ पर 5 लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं। और जब एक गाइडलाइन बनी हुई है कि जो लोग बचे हुए हैं अंदर, बाहर से ताला लगा दिया जाता है, गेट लॉक कर दिया जाता है, उन लोगों को आप पर्ची बांटेंगे सीरियल नंबर की और उनकी वीडियोग्राफी करेंगे। ना आपने पर्ची बांटी ना वीडियोग्राफी करी, चलो कोई बात नहीं। मैं तो ये यहां तक कह रहा हूं आपसे कि आपने जो 7 बजे आंकड़ा दिया और रात को 11:15 बजे आंकड़ा दिया, चलो इनकी बात को मैं बड़ी कर देता हूं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में कोई भी बूथ ऐसा नहीं है, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां से मशीन स्ट्रांग रूम तक जाने में 2 दिन लगते हो, 2 दिन लगते हो, ऐसा कोई बूथ नहीं है ज्योति जी। आपके पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक मशीन जाने में 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे लगते हो। रात को 11:15 बजे जो आपका आंकड़ा आया, उसके बाद आप 7 तारीख को जो आंकड़ा दे रहे हो, मैं अगले आंकड़े के ऊपर क्वेश्चन उठा दूं, उसमें 2.25% जो वोट बढ़ा है रात। और फिर तीसरी बात, मैं एक बात और कह रहा हूं कि जब आपके पास रात को पूरा आंकड़ा आ गया, 11:15 बजे आंकड़ा आ गया, और 7 तारीख को भी फिर आप परसेंटेज में दे रहे हैं, आप 7 को भी नहीं बता रहे वोट कितनी डली है। नंबर ऑफ वोट ना आप 7 बजे बता रहे, ना रात के 11:15 बजे बता रहे, ना तुम 7 तारीख को बता रहे। और फिर तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि वो वोट परसेंटेज 2 जिले तो मैं ऐसे बता रहा हूं जिनमें 7 तारीख को 11% से ज्यादा वोट बढ़ गया, चरखी दादरी और पंचकुला 7 तारीख को बढ़ गया। ज्योति जी, बड़ी हास्यास्पद बात है, आप दिल से, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, हरियाणा प्रदेश का कौन सा बूथ है जिसकी वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम तक जाने में 2 दिन लगते हो। आपने जो रात का आंकड़ा दिया, जो 7 तारीख की रात को दिया, उसके बीच में 2.25% का झोल है। वो 4,60,000 वोट जो बढ़े वो कैसे बढ़ गए? और फिर ये आंकड़े तो आपके आंकड़े हैं, आपके आंकड़ों के अनुसार आपने जो परसेंटेज बीजेपी की बताई 39.94%,
तो आपके हिसाब से वोट मिलता है 58,19,000 और आप दिखा रहे हैं 58,48,000 वोट, 29,000 वोट फालतू दिखा रहे हैं। वो किस किस विधानसभा में बड़ी है? आपने पहले भी बात की। और जादव साहब, मेरा कांग्रेस जो आरोप लगा रही है अभी, क्योंकि सरकार बन चुकी है। अंतिम लाइन बोले। भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन को बचाने में लगे हुए हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता जब अपनी पार्टी के सुप्रीमो को ही दरकिनार कर रहे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि अभय सिंह चौटाला ने बैलेट पेपर की बात की है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का बचाव करने में जुटी हुई है। हमारा कहना इस बात को लेके है कि चलिए, सुप्रीमो तो हालांकि चौटाला साहब थे, अभी उनका निधन हुआ, ऐसा नहीं कि सुप्रीमो अभय कम से कम अभी तो नहीं है। उनके बयान का मैंने जिक्र किया, उनसे प्रश्न पूछा था, उत्तर वो दे चुके। जादव जी से मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ चर्चा का। जादव साहब, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या लग रहा है जनता में क्या संदेश जा रहा है? क्या लोग इसे कांग्रेस की बौखलाहट के तौर पर देखेंगे, या फिर जो मैंडेट है, जो सरकार बनी है हरियाणा में, उसे लेकर आम वोटर में भी शंका पैदा हो सकती है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी? देखिए, वो जिस तरह से दलीलें दे रहे हैं, जो तथ्य रख रहे हैं ना तकनीकी तौर पर, उससे लोग भरोसा कर सकते हैं या लोग ये अपेक्षा कर सकते हैं कि चुनाव आयोग को और ज्यादा परफेक्शन के साथ चुनाव प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए। वो उन्होंने ये भी कहा है करण दलाल ने कि ये तो ईवीएम से बनी नाजायज सरकार है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं जो तथ्य रख रहा हूँ और जो तकनीकी दलीलें मैं दे रहा हूँ, अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं माफी मांग लूंगा। तो उन्होंने ये भी कहा, हाँ मुकदमा भी कर सकते हो, तो उन्होंने ये भी कहा है। तो ये एक जिस तरह से उन्होंने कहा है, वो जिस तरह से उन्होंने जोर दिया है, और जो कुछ दलीलें हैं थोड़ी तर्कसम्मत भी लगती हैं वो, कि भाई ठीक है, पोल्ड वोट आपने क्यों नहीं बताया, फिर बाद में आपको परसेंटेज बता रहे हैं, परसेंट के हिसाब से भाजपा को जो वोट मिल रहा है वो कुछ बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से जो दलीलें हैं उनका कोई मतलब है। और वो कह रहे हैं कि शाम को 6 बजे जो मतदान होने के बाद की जो मतदान प्रक्रिया है उसकी जो है वीडियोग्राफी आपने नहीं कराई, पर्चियां नहीं दी गई, और वो सिंपल लोडिंग में टोटल जो वोट हुआ कि उसे अपलोड अब तक ना किया जाना, क्या ये कोई ग्राउंड हो सकता है? ये बहुत गंभीर कोई आरोप हो सकता है जो कांग्रेस लगा रही? नहीं, उनका मतलब यही है कि फिर आपने वोटों में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया और इसलिए जो तमाम चीजें मिसमैच हो रही हैं। उनका ये जो इशारा है वो यही है। तो वो तमाम जो और तरह के आरोप जो है वो तो छोड़िए, लेकिन जो तकनीकी बात है उनका कहने का मतलब ये है कि हम जो ये दलील दे रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं ये मिसमैच पर ही बेस्ड है। हाँ। वो ये कह रहे हैं। तो ये उनका जो मुख्य तार्किक आधार है वो मिसमैच है। तो मिसमैच क्यों है, और अभी तक मिसमैच अगर चलता ही रहा है तो आप आगे से उसको परफेक्शन में लाइए। मैं लास्ट कमेंट बीजेपी से बहुत संक्षिप्त में, करण दलाल बहुत दावे से ये कह रहे हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, और मेरे खिलाफ अगर कोई मुकदमा भी करे तो भी मैं तैयार हूं। देखिए, चुनाव आयोग को भी सवालों के घेरे में ले रहे हैं, सरकार को भी, अधिकारियों को भी। तो क्या आप लोग कोई कदम उनके खिलाफ उठाएंगे फिर, जो कि आप लोगों का दावा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है? अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है, करण दलाल झूठ बोल रहे हैं, तो बीजेपी क्या कोई कदम उठाएगी उनके खिलाफ कानूनी तौर पर? चुनाव आयोग ने सारी बातें सभी के सामने रखी हैं। कांग्रेस को सारी चीजों के स्पष्टता के तौर पर जवाब दे दिए गए हैं। अगर मैं फिर से वही कह रहा हूं, अगर इनको कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, तो मीडिया के सामने ना करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, सबूत पेश करें। ये यूं कह देने से कि भाई मेरे खिलाफ केस मत करना, मैं खिलाफ केस कर दोगे तो मैं भुगत लूंगा, जो भी बातें इन्होंने कही, इतना दम यहां नहीं। सबूतों के साथ कोर्ट में जाकर के पेश करें, और जिसके भी खिलाफ इनके पास सबूत है उनको कटघरे में लेकर के आए, तब दूध का दूध, तब पानी का पानी होगा। ऐसे टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मात्र कर देने से ऐसी बातें ना तो हरियाणा की जनता मानने वाली है, ना देश की जनता मानने वाली है। कहा गया है अदालत भी कांग्रेस जाएगी, भी कहा गया। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल हुए, वक्त दिया। तो कांग्रेस के आरोपों को लेकर हमने बात की, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग को, सरकार को, अधिकारियों को कांग्रेस ने निशाने पर लिया है। फिलहाल दीजिए इजाजत।